बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जॉन हुसैन है। इस वक्त मैं आपके साथ तेहरान से मौजूद हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सब्सक्राइब किया चैनल को, और व्हाट्सएप चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें। आज की वीडियो में हम बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो बताएंगे ईरान के हवाले से कि ईरान में क्या हुआ है, ईरान ने जवाबी कार्रवाई में क्या किया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है या नहीं है, उसके ऊपर क्या मामला चल रहा है, ट्रंप किसको भेज रहा है, कहाँ से मुल्क जो है वो अब जाएंगे, अगर जाएंगे तो इजरायलियों का प्लान क्या है ईरान के लिए, सीज़ फायर का क्या प्लान है, और साथ ही साथ आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि बहरीन के अंदर एग्जैक्टली क्या चल रहा है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वक्त के लिए। इन सारी खबरों को डिस्कस करने से पहले और बात करने से पहले ये इंपॉर्टेंट है सवालों को जवाब देना। कुछ सवाल लोगों ने किए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला सवाल, इंडिया का क्यों टैंकर जाने दिया है ईरान ने? मेरे भाई, इंडिया के साथ ईरान की रिलेशनशिप सिर्फ इकोनॉमिक थी। पहले जो जाहिर है वो तेल खरीद रहे थे, चाबार के अंदर इन्वेस्टमेंट थी। उससे पहले पाकिस्तान के पास ईरान आया, उसने कहा गवादर के अंदर हम आपको जो है वो आपका साथ देते हैं, मना कर दिया। गैस पाइपलाइन पूरी बिछाई हुई है, उसके वहां से गैस पाइपलाइन नहीं आई, मना हो गया। तेल अनऑफिशियली अभी भी जा रहा है, ऑफिशियली तेल ले लें बेहतरीन है। क्यों किसी मुल्क को जरूरत पड़ेगी इंडिया जैसे मुल्क के साथ कोई बातचीत करे? इंडिया ने अभी जो हरकत की थी उसके बाद उनको ख्याल आया, रियलाइज किया उन्होंने। जयशंकर ने 3 दफा फोन किया यहाँ पे फॉरेन मिनिस्ट्री में, मोदी ने फिर जो है वो फोन करके गिड़गिड़ाया कि भाई मेरे टैंकरों को अल्लाह का वास्ता जाने दो, और हम इसराइल के साथ काम नहीं कर रहे, हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। उसके ऊपर भी तफ्तीश चल रही है, लेकिन साथ ही साथ ईरान ने खबरदार भी किया है। और ना सिर्फ इंडिया के टैंकर ले जाने दे रहा है ईरान, बल्कि पाकिस्तान के टैंकर भी जा रहे हैं। भाई आपको किसने बोला पाकिस्तान के टैंकर रुके में? और जिसको जाना है ईरान से पूछ के परमिशन लेके जा सकता है। फ्रांस और इटली ने भी पूछा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसमें कोई ये ना समझें कि अगर ईरान पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर ले सिर्फ इस बात पे कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं या पाकिस्तान अमेरिका के साथ दोस्ती कर रहा है, तो ये एक्सपेक्टेशन ना रखें। मुल्क जो है वो जाहिर है पाकिस्तान के साथ दिया ईरान ने, सोशल पॉलिटिकल टाइप पे बहुत ज़्यादा दोनों जो है वो एक साथ हैं। कश्मीर के अंदर जो मजालिम हो रहे हैं इंडिया जो कर रहा है, उसके खिलाफ ईरान खड़ा हुआ था हमेशा से। मुसलमानों के लिए हमेशा आवाज उठाई आयतुल्लाह खामनाई ने भी। तो ये बातें करना अनरीजनेबल है इस वक्त, और मैंने कहा था कि डिवीजन की कोशिश की जाएगी, तो ये डिवीजन का एक पार्ट है। दूसरा सवाल, साहिल अदीम ने कहा ईरान अपने लिए लड़ रहा है। मेरे भाई साहिल भाई को कोई समझा दे, बेचारे शायद दिल से बोल रहे हैं या कैसे बोल रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर का स्टेटमेंट भी है, आयतुल्लाह खुमैनी ने भी कहा था कि हम इस्लाम के लिए ईरान को भी कुर्बान कर देंगे। ये जो ईरान अगर इस्लाम के लिए नहीं लड़ रहा होता, बादशाह बन जाते, फिर बैठ जाते सुकून से डील्स करके हमास और इन सारी चीजों को सपोर्ट करने का क्या मकसद था? तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनके साथ कि वो अमेरिका के साथ हाथ मिलाते और बोलते कि जी हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आप हमें कुछ नहीं करें। लोग यहां पे सफर कर रहे हैं, उल्टा किस लिए सफर कर रहे हैं? क्यों इकोनॉमिक सैंक्शन लगी हुई है ईरान के ऊपर? जाहिर सी बात है वो जो सैंक्शंस लगी हुई हैं वो भी इसराइल के खिलाफ ही, जो ईरान ने खत्म लिया उसके लिए लगी हुई है, और इस्लाम की वजह से लगी हुई, क्योंकि अमेरिका और इसराइल चाहते हैं कि यहाँ का इस्लामी निज़ाम खत्म हो जाए। नेतन्याहू ने भी अब जो थर्ड मसाया की बात की है, वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि एक रुकावट जो उनको नज़र आ रही है वो ईरान नज़र आ रही है इस पूरे प्लान के अंदर। अच्छा जी, तीसरा खार्ग आइलैंड का बताएं जी, तेल बंद हो? नहीं, तेल चल रहा है भाई, फुल टाइम चल रहा है, बेच रहा है ईरान चाइना को। लोडिंग कैपेसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं आया था। और खार्ग आइलैंड के ऊपर जो अटैक हुआ था, ना सिर्फ सऊदी अरेबिया और दूसरे मुल्कों से एयर, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मुल्क यूएई और सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहे हैं, ना सिर्फ रिफ्यूलर्स और स्ट्रैटो टैंकर साथ दे रहे थे, बल्कि हिमार मिसाइल्स यूज़ की गई दुबई से, जो कि खबर आपके पास आई गई होगी। रास अल खैमा के पास, दुबई के पास जो रास अल खैमा है, वहाँ से मिसाइल्स अटैक हुई, और दूसरे जगहों से भी, दुबई से 2 जगहें करीब हैं जहाँ से अटैक्स हुए, तो उसको बिल्कुल टारगेट किया। मैंने पहले भी कहा था कि यूएई के ऊपर शदीद हमला होने वाला है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे थे तो। अच्छा, चौथा, रिजीम चेंज होगा या क्यों सवाल पूछ रहे हो यार ये वाले? वो बेचारा, वो जो जोकर है क्लाउन प्रिंस, वो बैठा हुआ भीखे मांग रहा है लोगों से कि बाहर आ जाओ, अल्लाह का वास्ता मेरी कोई सुन लो। कोई उसकी नहीं सुन रहा, कोई बाहर नहीं आ रहा। और अब डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहा है कि मतलब उसने कोई, रजा पहलवी जो है उसको कोई भी सिग्नल नहीं दिया कि वो उसको लाना चाह रहा है, क्योंकि वो भी ये बात समझते हैं कि कोई रिजीम चेंज नहीं होने वाली ईरान के अंदर। और नेतन्याहू को मैंने आपको बताया था कि वो नहीं मरा है। मेरी कोई इसके अंदर दिली ख्वाहिश नहीं है कि मैं आपको खुश करूं या फॉलोअर काउंट, सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाने के लिए मैं बोलूं कि नेतन्याहू मर गया। भाई नहीं मरा। मैं किस तरीके से आपको खुश तो नहीं कर सकता ना, जो हकायक है उनको तो बयान करना है, भले आप उसके ऊपर नाराज हों, लेकिन जो हकायक है हम कोशिश करते हैं कि आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो बताएं। और इसके साथ पांचवी चीज़, जो एरबिल के ऊपर ऑयल रिफाइनरी, अजरबैजान के ऊपर एयरपोर्ट पे हमला, सऊदी अरेबिया के अंदर ऑयल रिफाइनरी, इन सारी चीज़ों के ऊपर ईरान ने अटैक नहीं किया है। शायद 136 ड्रोन्स प्रोड्यूस कर रहा है अमेरिका। दिसंबर की जंग से पहले की रिपोर्ट्स हैं, सेंटकॉम के स्टेटमेंट्स हैं कि वो बना रहे हैं, और बाकायदा ऐसी कंपनीज बनी हुई हैं मेरे भाई जो इसके ऊपर काम कर रही हैं। 136 ड्रोन्स को जो बना रही हैं, लूकस के जो डिज़ाइन है वो आप सर्च करें जाके। स्पेक्टर वर्क्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको एक इवेंट पे भी दिखाया था कि उन्होंने शायद 136 का एक रेप्लिका बना लिया है
इवन बिफोर ये जंग के सारे जो मामलात हुए उससे पहले। तो ये स्क्वाड्रंस के अंदर है और सेंटकॉम इसको बोलता रहा है कि हमने इसकी टेस्टिंग किया और चला रहे हैं हम इसको। अब वो डिनाई करें कि नहीं जी हम तो यूज़ ही नहीं कर रहे, तो वो अलग बात है। बट ऐसा हुआ है और वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 में धकेला जाए। ईरान के अंदर की सिचुएशन अगर मैं बताऊं आपको तो बेहद सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और टोटल जो इसमें अटैक्स हैं, इजराइल कह रहा है कि उन्होंने 200 टारगेट्स को हिट किया है अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल ईरान। इसके अंदर तेहरान के पास जो मलर्द का बसीज का जो चेक पॉइंट था उसके ऊपर हिट किया है। बसीज एक पैरामिलिट्री फोर्स है, रजाकारों की फोर्स है जो हेल्प करती है, वॉलंटियर करती है। और उसके साथ साथ हमदान के अंदर पुलिस कमांड एंड कंट्रोल टेलीकॉम सेंटर जो था उसके ऊपर हमला किया गया। शिराज के अंदर, साउथ शिराज के अंदर एक बहुत बुरा हमला रेजिडेंशियल एरिया के अंदर किया गया। उसके अंदर ना जाने कितने मासूम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिसेस भी थे और रेस्क्यू टीम्स के ऑफिसेस भी थे। ना जाने कितने मासूम लोगों की उसमें शहादतें हुई हैं। कहा जा रहा है कि 2500 से ज़्यादा नंबर हो चुका है शहादतों का। आगे अगर हम बात करें इस्फहान के अंदर, जो साउथ इस्फहान है उसके अंदर, साउथ और सेंट्रल इस्फहान, उसके अंदर जो है वो टारगेट करने की उन्होंने वो किया, टारगेट किया। यूएस जो यूज़ कर रहा है वो जेसैम मिसाइल्स यूज़ कर रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात ये कि ये कहते हैं कि भाई यूएस ने सारा एयर डिफेंस खत्म कर दिया ईरान का। नेवी का तो वो बोलते ही थे और दूसरी चीज़ों का भी बोलते थे, लेकिन एयर डिफेंस भी खत्म कर दिया। जबकि ईरान ने 100 से ज़ायद ड्रोन्स अभी तक, हर्मेस के ड्रोन्स और क्यूसी ड्रोन्स जो हैं वो गिरा चुका है ईरान। उसके साथ साथ पिक्चर्स भी मौजूद हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में, मैं शेयर भी करता रहता हूं जब कुछ ऐसा होता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपके सामने एक पिक्चर रख भी देता हूं, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन जेसैम की मिसाइल्स को ईरान इंटरसेप्ट भी कर रहा है और गिरा भी रहा है। इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी रात को मैं जब जाता हूँ ऊपर तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इंटरसेप्शन हो रहे हैं अगर तेहरान के अंदर अटैक होता है तो। अच्छा, तो यहां पे अब बात करते हैं ईरान के रिस्पांस की कि ईरान ने क्या रिस्पांस दिया। ईरान के अगर रिस्पांस की बात करें तो बात करके मैं बताऊंगा, बड़ा एंड तक रुकिएगा, थोड़ा सा सब्र करके, बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं देने वाला हूं। लेकिन रिस्पांस आप देखें अभी तक क्या किया ईरान ने रिस्पांस क्या किया है। अभी तक 53 वेव्स जो है ईरान दे चुका है। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ईरान की पूरी मिसाइल का स्टॉक पाइल ख़त्म हो गया है, ईरान बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गया है, नेवी भी तबाह और बर्बाद हो गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे भी मैं आऊँगा, वो तो अभी तक ईरान ने कंट्रोल किया हुआ, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन जो एयर सुपीरियॉरिटी क्लेम की जा रही थी और जो कहा जा रहा था लॉन्चर ख़त्म कर दिए हैं। अभी जो ईरान के कमांडर्स हैं उन्होंने कहा है कि हमने 700 मिसाइल से ज़्यादा यूज़ किए और 3500 ड्रोन से ज़्यादा यूज़ किए हैं हमने इजराइल और अमेरिकन इंटरेस्ट को स्ट्राइक करने में। अच्छा, ये सिर्फ ईरान की मैं बात बता रहा हूँ, दूसरे जो ग्रुप्स काम कर रहे हैं वो तो आपके सामने ही है। इसके अंदर कहाँ कहाँ हिट किया गया इन 24 घंटों में। इजराइल के अंदर डटू सामने जो आया, और मैंने बताया था पहले कि डटू जो है वो जिंदा है, ये बात सच हो गई है नई वीडियो से। अभी भी लोग कह रहे होंगे ये वीडियो भी एआई, खुदा का वास्ता, डटू अभी तक जिंदा है, ठीक है। इसको दोबारा ईरान ने बोला है कि जहां जहां जाएगा हम इसका पीछा करेंगे और हम इसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। यूएस का कॉन्सुलेट जनरल जो इजराइल के अंदर था उसको टारगेट किया गया और आईडीएफ का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है उसको भी टारगेट किया गया। इलियात के अंदर अगर हम बात करें, इलियात के अंदर भी शदीद बमबारी की गई। स्ट्रेटेजिक एसेट्स को, मोसाद के जो पॉइंट्स थे, कंट्रोल सेंटर्स थे, उनको निशाना बनाया गया, ऑफ सेंटर्स को। हाइफा के अंदर भी हमले किए गए और दिमोना की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको भी टारगेट किया गया। ये हो गया इजराइल के अटैक्स। अब आते हैं बरादर मुसलमान ममालिक के ऊपर कि ये जो बरादर मुसलमान ममालिक, जिसका मैं पहले बता चुका हूँ आपको, बेहद प्रूफ्स के साथ व्हाट्सएप पे भी मैं भेजता रहता हूँ, इनकी एक्टिविटीज़ के नतीजे में क्या किया है। दुबई के अंदर जो बैंक्स थे वो तो आपने देख लिया कि सिटी बैंक की बिल्डिंग को किस तरीके से हिट किया। उसके बाद अब ताज़ा तरीन ये है कि दफरा के अंदर हिट किया है ईरान ने, जबल अली के अंदर हिट किया है ईरान ने। और अगर हम बात करें कुवैत की, कुवैत के अंदर जो बेस था उसके ऊपर F-35 जो जेट्स खड़े हुए थे उनको भी हिट किया गया है। दोहा के अंदर और दुबई के अंदर अभी भी लुसैल, अलवाब, अल खालिद के अंदर इवैक्यूएशन ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। जो लोग यहाँ से देख रहे हैं मुझे, प्लीज़ उन जगहों को इवैक्यूएट कर दें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, प्लीज़ जिसके पैसे दुबई में हैं, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ ये भरोसे में ना आए। इन्फ्लुएंसर्स बिठाए में बड़े बड़े जो कि ये कह रहे हैं कि आप अभी तक रहें और दुबई बेहतरीन है, दुबई जो है वो जन्नत है। भाई हालत ख़राब हुई हुई है, प्लीज़ अपने पैसे वहाँ से निकालें आप। अगर हम बात करें अब कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर फॉर एग्जांपल क्या चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर अभी तक 18 वेसल्स को टारगेट किया गया है, जिसके अंदर 12 ऑयल टैंकर्स हैं, 3 कंटेनर शिप्स हैं और 3 बल्क कंटेनर के जो शिप्स हैं उनको टारगेट किया गया, उनको तबाह किया गया। देखें, ईरान ने किसी को नहीं वो किया कि बस उन्होंने अमेरिका और इजराइल की जो रिसोर्सेज हैं और जो मदद कर रहे हैं मुल्क, जितने भी मुल्क मदद कर रहे हैं उनके ऊपर कहा है कि हम उनको अलाउ नहीं करेंगे, बाकी सारे परमिशन ले लें। ईरान तो कह रहा है खुला भाई, आ जाएं, बिस्मिल्लाह करें, परमिशन लें और चले जाएं। अब आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ईरान कुछ भी ना करे और सबको जाने दे, जबकि इतनी बुरी हालत की हुई है इन सारे मुल्कों ने, बेसिस बिठा के इतनी देर से जो तंग कर रहे हैं ईरान को। आप ये तो नहीं कह सकते कि वो उनको नहीं करना चाहिए।
तो बहरहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर जो अमेरिका बार बार ट्रम्प चीख रहा है कि सब बाहर आ जाएं, सब सारे मुल्क प्लीज़ हमारे साथ, ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो तुम लेके आए थे इनको किस चीज़ के लिए लेके आए थे, जिसमें से एक को डैमेज भी किया हुआ है वो आप छुपाएंगे। मैं बता रहा हूँ अभी भी नोट कर लें, ये कल को इनको कबूल करना पड़ेगा कि माजरत के साथ हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर लिंकन हम लेके आए थे उसको जो है वो डैमेज कर दिया और हमने रिट्रीट कर दिया है। बहरहाल ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर ये लेके आए यहाँ पे, और इतने भरम से ट्रम्प ने जो बोला, फिर शर्मिंदगी में एनर्जी सेक्रेटरी ने जो ट्वीट किया था कि हमने टैंकर भी गुजार लिया है, वो जो डिलीट किया, तो अभी क्या इज्जत रह गई ये सुपर पावर की। और जितने भी माशाल्लाह कहते थे कि हम यूनिपोलर वर्ल्ड में रहते हैं, रियलिज्म में रहते हैं, सिर्फ फैक्चुअल फेस रखने से और जज्बात के बगैर बात करने से खबर सच्ची तो नहीं हो जाती ना। तो रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, भले एक बंदा जज्बात में बात कर रहा है, फैक्ट्स जो है वो सामने हैं, चेक कर लें, अगर गलत हुआ तो गलत हुआ, सही हुआ तो सही हुआ। बड़े बड़े चैनल्स ये इम्प्लाइड टेक्निक यूज़ करते हैं कि सबलाइन मैसेजिंग देते हैं, वो मुंह सीधा रख के दोनों साइड्स की बात करते हैं, बैलेंस की बात करते हैं, न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, फिर एक बात ऐसी डाल देते हैं जो उनके अपने मकसद की होती है। तो इस फितने से बचें, ये फितना बड़ा खतरनाक है। और जो मीडिया काम कर रहा है इस चीज़ के ऊपर, बड़ा मैं कहता हूँ वंडरफुल, जो 5th जनरेशन वॉरफेयर की जो टेक्निक्स हैं, मानना पड़ेगा इसराइल और अमेरिका को कि वो किस तरीके से चल रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। सीज फायर अगर होगी तो सीज फायर बिल्कुल मना कर दिया है, यहाँ पे सब ने क्लैरिफाई कर दिया है। ट्रम्प जितना भी बोलते कि ईरान बात करना चाहता है, मना हो गया है, सीज फायर नहीं होगी। ऑफिशियल्स ने बार बार कह दिया है, अली लारजानी, अब्बास अरागची, पेजिशकियान, सब ने एक कॉन्स्टेंट स्टेटमेंट दिया है और मिलिट्री ने भी कॉन्स्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि सीज फायर इस तरीके से नहीं होगी। सीज फायर की 2 कंडीशंस प्राइमरीली हैं जो मैं बता दूं। पहली कंडीशन ये है कि जो बेसिस हैं उनको खाली किया जाए। दूसरी कंडीशन ये है कि रेपरेशन यानी कॉम्पनसेशन यानी मुआवजा दिया जाए जो ईरान का नुकसान हुआ है उसके नज़र में। अगर मुआवजा नहीं देते तो ईरान क्या करेगा, एसेट्स को जो है वो अपने जद में लेगा, उनसे रिकवर करने की कोशिश करेगा। एसेट्स रिकवर नहीं होते तो उनके ऊपर अटैक करेगा और नुकसान अमेरिका को देगा ताकि बैलेंस आउट हो जाए पोजीशन। अगर हम आगे बात करें, अब जो हमारे पास टॉपिक रह गया है वो ये रह गया है कि इस वक्त क्या बहरीन के अंदर सिचुएशन है। बहरीन के अंदर मैं बोल रहा हूँ, ये नोट कर लीजिएगा, बहरीन के अंदर एक इनकलाब या तो ट्राई होगा या तो हो जाएगा, कोई 2 पॉसिबिलिटीज़ में से एक। और ज़्यादातर चांसेस इसी के हैं कि बहरीन के अंदर एक जो लोग वहाँ पे जुल्म में रह रहे हैं उनका इनकलाब आ जाए, और ज़्यादा चांसेस इसी चीज़ के हैं क्योंकि सीवियर ब्लैकआउट है। 34 लोगों को इस वक्त अरेस्ट किया हुआ है बहरीन ने और मुख्तलिफ मकामात पे। अच्छा, ऐसा नहीं चल रहा, ऐसा नहीं है कि ईरान नहीं कर रहा, ईरान भी 3 सेल्स हैं जो इसराइल के अभी और पकड़े मोसाद के, वहाँ जो बैठे हुए क्लाउन प्रिंस को सपोर्ट कर रहे हैं लोग जिनके ईरानी पासपोर्ट हैं, उनको भी, उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी सीज कर रहे हैं ईरानी, क्योंकि वो जो है वो काम कर रहे हैं ऑब्वियसली। लेकिन बहरीन के अंदर लोगों को पकड़ धकड़ करके, और आप चेक कर सकते हैं बहरीन में अगर कोई रह रहा हो, सिचुएशन बहुत ख़राब है, हालात बहुत ख़राब हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो डालूंगा जल्द। कमेंट्स पढ़ के भी सवाल अगर आपके पास हैं तो काइंडली लिखें, उसका भी जवाब दूंगा। एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने का। फितरों से बच के रहें, आखिरी मैसेज देना चाहूँगा, फितरों से प्लीज़ बच के रहें। दोनों तबके, अब मैं इनके ऊपर डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा अलग से जब हालात थोड़े सही होंगे। दोनों तबके, एक लेफ्ट पे है जो चेंज की बात करता है, वो तबके में भी लोग हैं जो आपको रियलिज्म, यूनिपोलैरिटी और ये सारी चीज़ों के ऊपर उलझा के आपको जो है वो गलत चीज़ें बताएंगे। फेक इन्फॉर्मेशन, AI यूज्ड इन्फॉर्मेशन भी है, मैं वीडियोस पहले भी डाल चुका हूँ, अभी भी डालूंगा। और दूसरी तरफ राइट विंग पे जो हमारे मजहबी तबके में कुछ लोग पाए जाते हैं, वो भी आपको कुछ जो है वो ऐसे डिफरेंसेस पैदा करते हुए नजर आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।